एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रैंडम वेरिएबल। तो इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ लेनी है इसके पहले, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। उस लेक्चर को ध्यान से आपको देखना है, उन लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से डेवलप करनी है, वो काम आएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के बारे में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत हमें पड़ेगी, जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी या इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी की, उसके बारे में जो बेसिक्स हैं, कैसे सोचना है, कैसे यूज़ करना है, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो उनका थोड़ा बहुत यहाँ यूज़ आने वाला है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल में भी प्रोबेबिलिटी ही आएगी। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और जो प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन मैंने किया है उसी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी। तो वो अगर आप समझ गए प्रोबेबिलिटी का वो पोर्शन, तो आपको बहुत सारी चीजें इजी होने वाली हैं और एकदम सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नाम ही है, पहले देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल है ना, इसका मतलब क्या है, कैसे ये डिफरेंट है किसी और वेरिएबल फंक्शन से, है ना, कैसे ये डिफरेंट है। थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रैंडम वेरिएबल क्या होता है। एक रैंडम वेरिएबल, अब उसमें दो तीन टाइप के रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस एंड वन इज मिक्स्ड। मिक्स्ड कैसे आएगा वो भी देखेंगे बाद में, है ना। तो मेन जो फोकस रहेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ना, फिर कंटीन्यूअस, फिर डिस्क्रीट रैंडम और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की आगे जो इन डेप्थ एनालिसिस है, उनके जो बहुत सारे डिफिनीशंस आएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस की, उनका मतलब क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट द रैंडम वेरिएबल, हम वो सब सारी चीजें आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर रैंडम वेरिएबल को आप ध्यान से देखोगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर एक वर्ड आप देखोगे ध्यान से तो इट इज रैंडम एंड सेकेंड वर्ड इज व्हाट, इट इज वेरिएबल। दोनों का मतलब क्या है समझ जाएंगे तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। थोड़ा सा मैं इसको आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फंक्शंस, है ना, ये कैसे डिफरेंट है, ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीजों को सोच पाओ। अब देखो क्या है रैंडम वेरिएबल। वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है जो चीज वेरी करे वो वेरिएबल है, ठीक है ना। किसी और के टर्म में वेरी करे, किसी और चीज के टर्म में वेरी करे, वो वेरिएबल है ना। अब देखो दो तरह से हम इन रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कैसे। अब जैसे अगर मैं पहले आप इसकी डिफिनीशन लिख लो, व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है, अगर मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट ई करता हूं, एक एक्सपेरिमेंट ई है, ठीक है, मैं कोई एक एक्सपेरिमेंट ई कर रहा हूं, तो इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, है ना। जैसे मैं अगर एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, वेल आइदर हेड विल अपीयर और टेल विल अपीयर, है ना, फ्रंट पे आएगा आपके, ठीक है ना, ऊपर। तो अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो इसके कुछ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस जिसको कहते हैं हम, है ना, क्या कहते हैं हम, सैंपल स्पेस। इस एक्सपेरिमेंट ई के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी के टर्म में, है ना, सैंपल स्पेस इसी को बोलते हैं। अब देखो अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को, जो जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, हम किसी एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबको मैप कर दें एक रियल नंबर से, हर एक पॉसिबल आउटकम को एक रियल नंबर से मैप कर दें, तो जो वेरिएबल मिलता है दैट इज नथिंग बट अ रैंडम वेरिएबल। उसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो एक डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूं कि ये किसी फंक्शन से, जो डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन होता है, हाउ दिस रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट फ्रॉम ए डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन, है ना। तो उसके बारे में आगे फिर पढ़ेंगे। तो लिखिए, when the output of all the possible outputs, when all the possible outputs of an experiment, when एक्सपेरिमेंट को कभी कभी रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, तो दोनों चीजें एक ही है ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, कभी हेड आ जाएगा कभी टेल आ जाएगा। इसी तरह से मैं एक डाइस थ्रो कर रहा हूं तो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। उसी तरह से है कि when the output of an experiment, all the possible outputs of an experiment are mapped
are mapped to a real number, are mapped to a real number, then the variable which we get, then the variable which we get, then the variable which we get is called as, then the variable which we get is called as random variable. ठीक है, तो जो वेरिएबल हमें मिलेगा वो रैंडम वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कैसे है, अगर मेरे मान लो इस एक्सपेरिमेंट ई के सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 10 आउटकम्स पॉसिबल हैं। मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें E1, E2, E10, E1 आउटपुट आ सकता है कभी एक्सपेरिमेंट का, कभी E2 आउटपुट आ सकता है, कभी E3 आ सकता है, अप टू 10 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो इस एक्सपेरिमेंट ई के आ सकते हैं। अगर हर एक इंडिविजुअल आउटकम को मैं एक रियल नंबर से मैप कर दूं, डिफरेंट आउटपुट्स ऑब्वियसली डिफरेंट रियल नंबर से मैप होंगे, E1 किसी और रियल नंबर से, E2 किसी और रियल नंबर से, E3 किसी और रियल नंबर से, E4 किसी और रियल नंबर से, तो जो वेरिएबल मिलेगा उसी को मैं रैंडम वेरिएबल कहूंगा। अब वो वेरिएबल कैसे है, अब अगर इस एक्सपेरिमेंट ई के पॉसिबल आउटकम्स लेट्स से E1, E2, E3, E4, E5, E6 डॉट डॉट E10, ये 10 पॉसिबल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट ई के। तो अगर मैं E1 को एक रियल नंबर से मैप कर दूं, है ना, एक रियल नंबर E1 को, E2 को एक और रियल नंबर से, E3 को सिमिलरली एक और रियल नंबर से, है ना, तो E1 से लेके E10 जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, हर एक आउटकम को एक रियल नंबर से मैप कर दूं तो जो वेरिएबल मिलेगा उसी को मैं क्या कह रहा हूं, रैंडम वेरिएबल। अब वो वेरिएबल क्यों है, क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स E1 से लेके E10 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो रैंडम वेरिएबल E1, मान लो मैंने क्या किया, पॉसिबल आउटकम्स जो भी हैं E1, E2, E3, E4, E10, उनको एक रियल नंबर से मैप किया। अगर आउटपुट E1 आता है तो मैंने उसको रियल नंबर 1 से मैप कर दिया, अगर आउटपुट E2 आता है तो मैंने उसको रियल नंबर 2 से मैप कर दिया, अगर आउटपुट E3 आता है तो मैंने उसको एक रियल नंबर 3 से मैप कर दिया, आउटपुट E4 आता है तो मैंने उसको 4 से मैप कर दिया, आउटपुट E5 आता है तो 5 से, आउटपुट E6 आता है तो 6 से, आउटपुट E7 आता है तो 7 से, इसी तरह से 8, 9, 10। तो जो 10 आउटपुट्स हैं, हर एक आउटपुट एक रियल नंबर से मैप हो गया, तो जो वेरिएबल मिला उसी को हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो ये यक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है। कैसे मिला, बाय मैपिंग द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू अ रियल नंबर, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए एक्सपेरिमेंट टू ए रियल नंबर। हर एक्सपेरिमेंट के आउटपुट को हमने एक एक रियल नंबर अलॉट कर दिया, तो जो उससे वेरिएबल निकल के आया उसी को रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब ये वेरिएबल कैसे है, क्योंकि देखो यक्स 1 वैल्यू भी ले सकता है, 2 वैल्यू भी ले सकता है, 3 वैल्यू भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5। मतलब ये क्या कांस्टेंट है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो चीज वेरी करे। तो यक्स वेरिएबल नेचर का है कि नहीं, यक्स 1 भी वैल्यू ले सकता है, 2 भी ले सकता है, वेरी कर रहा है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 9 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है। तो यक्स कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल नेचर का है। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, वेरी करेगा। कभी 1 वैल्यू लेगा, कभी 2 वैल्यू लेगा, कभी 3 वैल्यू लेगा, कभी 4, मतलब वेरिएबल नेचर का है। तो पहला वर्ड जो आपको समझ में आया, वेरिएबल नेचर, है ना, क्योंकि आउटकम्स जो होंगे एक्सपेरिमेंट के वो डिफरेंट बहुत सारे आउटपुट्स होंगे। तो डिफरेंट आउटपुट जब पॉसिबल हैं तो डिफरेंट नंबर एक्स रैंडम वेरिएबल लेगा। तो जब वो डिफरेंट बहुत सारे नंबर ले रहा है तो कैसे नेचर का है, वेरिएबल। वो कोई एक फिक्स नंबर नहीं ले रहा है कि कांस्टेंट है, वो वेरी कर रहा है, कभी 1 वैल्यू ले रहा है, कभी 2 वैल्यू ले रहा है, कभी 3 ले रहा है, कभी 4। तो ये वेरिएबल हो गया। अब रैंडम का यहां क्या मतलब है, अब देखो, अब यहां पे एक समझते हैं, एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 3। आप देखो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम मैपिंग क्या कर रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। हम व्हाट वी आर गोइंग टू मैप, हाउ वी आर गेटिंग द वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखो fx भी एक वेरिएबल फंक्शन ही है, एक वेरिएबल चीज ही है। x अगर वेरी करोगे तो अकॉर्डिंगली fx वेरी करेगा। x को 2 रखोगे तो यहां आ जाएगा 7 fx की वैल्यू, x 3 रखोगे तो यहां आ जाएगा 9 fx की वैल्यू, x को 3 रखोगे तो 9, x को 4 रखोगे तो 11, x को
5 रखोगे तो 13, इस तरह से वैल्यूज क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो fx भी कैसे नेचर का है, वेरिएबल नेचर का। जैसे जैसे x वेरी करेगा अकॉर्डिंगली fx इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन क्या ये रैंडम वेरिएबल है? fx एक डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है, जबकि x क्या है, एक रैंडम फंक्शन है। वेरिएबल का मतलब फंक्शन ही कहते हैं। ये एक रैंडम फंक्शन है और ये क्या है, डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है। क्या डिफरेंस है, देखो यहां पे जो x है, जो स्मॉल x, ये -∞ से +∞ वेरी कर रहा है। लेकिन ये जो -∞ से स्मॉल x को आप वेरी कर रहे हो कहां, -∞ से लेके +∞, और y एक्सिस पे उसी के करस्पॉन्डिंग fx वैल्यू ले रहा है ना, fx एक वैल्यू ले रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यही आएगा ग्राफ। ये इंटरसेप्ट 3 है और इसका स्लोप कितना है, 2। अब देखो यहां पे जो स्मॉल x है, आप यहां पे देखो मैपिंग कैसे हुई है। आप एक ये मैपिंग वाला फंक्शन है, आपने इनपुट दिया x और उसको इसने बना दिया, मैप करके जनरेट कर दिया फंक्शन क्या, fx। यहां पे भी मैपिंग हो रही है। किसकी मैपिंग हो रही है, एक डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल है x, जो -∞ से +∞ वेरी करता है। अब देखो जो ये x है, ये -∞ से +∞ वेरी कर रहा है। वो शुरू करेगा -∞ से, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 0 पहुंचेगा, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते अप टू ∞ पहुंचेगा। ये डिटरमिनिस्टिक मैनर में -∞ से +∞ स्मॉल x वेरी करेगा और उसी के अकॉर्डिंग fx इस लाइन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा। तो यहां जो स्मॉल x है, जिसको हम मैप करके fx बना रहे हैं, एक डिटरमिनिस्टिक फंक्शन बना रहे हैं, तो यहां पे जो x है एक डिटरमिनिस्टिक नेचर का वेरिएबल है, जो -∞ से बढ़ते बढ़ते अप टू ∞ तक वेरी करता है, और इस मैपिंग के अकॉर्डिंग fx वेरी करता है इस लाइन पे। जब x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जब आ जाएगी -3/2, तो ये fx क्या है, 0। ये -3/2 पे 0 है। जब x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू क्या है, 3। इसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू 1 पे ये आ जाएगा 5, x की वैल्यू 2 पे आ जाएगा 7। इस तरह से चीजें वेरी करती रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जिसको हम मैप कर रहे हैं स्मॉल x को इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैप कर रहे हैं 2x + 3 के अकॉर्डिंग, तो यहां जो x है एक डिटरमिनिस्टिक चीज है, जो -∞ से बढ़ते बढ़ते पहुंचा -3/2, फिर -3/2 से और बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, फिर 0 के बाद आया 0.00001, फिर 0.002, फिर 0.003, बढ़ते बढ़ते अप टू ∞ पहुंचा। तो जो x है वो एक डिटरमिनिस्टिक नेचर है, वो -∞ से शुरू होगा अप टू ∞ तक वेरी करेगा, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग fx क्या करेगा, 2x + 3 के अकॉर्डिंग fx वेरी करेगा, y एक्सिस वाली जो चीज है ना। तो ये fx कैसा है, एक डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है, क्योंकि हमने जिसको मैप किया fx लाने के लिए, हमने किसको मैप किया, x को मैप किया। तो जो x है वो एक डिटरमिनिस्टिक नेचर की चीज है। अब जो x है -∞ से ∞ जो वेरी कर रहा है, वो कोई आउटकम नहीं है किसी एक्सपेरिमेंट का, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। x -∞ से वेरी होना शुरू होगा और एक डिटरमिनिस्टिक नेचर में वेरी करते करते अप टू ∞ पहुंचेगा। x में x क्या करेगा, -∞ से शुरू करेगा, बढ़ते बढ़ते अप टू ∞ तक वेरी करेगा, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग fx आपको मिल जाएगा। यहां पे x की मैपिंग करके आपने fx जनरेट कर दिया यहां पे भी। लेकिन जिसको आपने मैप किया स्मॉल x को टू गेट fx, वो एक डिटरमिनिस्टिक नेचर का चीज था। x -3/2 होगा बढ़ते बढ़ते, फिर 0 भी होगा, फिर 1 भी होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा, बढ़ते बढ़ते अप टू ∞ जाएगा। और यहां x जो भी वैल्यू ले रहा है वो डिटरमिनिस्टिक नेचर है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि 1 वैल्यू लेने की कोई प्रोबेबिलिटी है, x की 0 वैल्यू लेने की कोई प्रोबेबिलिटी है, x की 2 वैल्यू लेने की कोई प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। x एक डिटरमिनिस्टिक मैनर में -∞ से बढ़ते बढ़ते ∞ तक वेरी कर रहा है, और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग fx आपको मिल रहा है। तो यहां fx कैसा है, एक डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है, एक डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल है जिसको कहोगे। ये रैंडम कैसे हुआ, अब देखो यहां पे डिफरेंस क्या है। हमने यहां एक डिटरमिनिस्टिक x जो था, जो -∞ से ∞ वेरी करता था, उसको मैप करके जनरेट किया हमने fx। लेकिन यहां पे देखो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट E है जिसके पॉसिबल आउटकम्स हैं E1 से लेके E10 तक। हम हर आउटपुट को एक रियल नंबर से मैप कर दे रहे हैं, तो हमें रैंडम वेरिएबल मिल रहा है। अब देखो E1 एक्सपेरिमेंट E का आउटकम E1 आने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी P1,
E2 आउटपुट होने की प्रोबेबिलिटी होगी P2, इसी तरह से E3 आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी होगी P3, ये P4 होगा, ये P5 होगा, ये P6 होगा अप टू P10, है ना। सबकी एक प्रोबेबिलिटी होगी, किसी आउटपुट के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, किसी आउटपुट के आने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, इस तरह से होता है नेचर। या हो सकता है सबकी आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, 1/10 1/10 1/10 हो, है ना। और P1 से लेके P10 तक अगर सारी प्रोबेबिलिटी का हम समेशन कर देंगे तो टोटल समेशन कितना आएगा, 1 आएगा। पूरे सैंपल स्पेस की सारी प्रोबेबिलिटी का समेशन हमेशा 1 आता है ना, हमेशा। ये प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है आपका वो एकदम आपको क्लियर होना है। P1 + P2 + P3 अप टू P10 विल बी इक्वल टू 1। इसमें से किसी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, किसी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, और किसी के कुछ ऐसे आउटकम्स होंगे जिनकी आपस में प्रोबेबिलिटी हो सकती है इक्वल हो, है ना। ठीक है, तो अब देखो हम जिसको मैप करके रैंडम वेरिएबल x जनरेट कर रहे हैं, वो जो आउटकम्स हैं वो रैंडम नेचर के हैं। कभी एक्सपेरिमेंट E का आउटपुट कभी E3 आ सकता है, कभी E6 आ सकता है, अगला E5 आ सकता है, अगला E1 आ सकता है, अगला आउटकम E10 आ सकता है। तो जो ये आउटपुट है E1 से लेके E10 तक, ये रैंडम नेचर के हैं। कभी एक्सपेरिमेंट E का आउटपुट E1 आएगा, कभी E3 आएगा, कभी E6 आएगा, अगला E5 आ जाएगा, अगला E10 आ जाएगा। तो ये कैसे आउटपुट्स हैं, ये रैंडम आउटपुट्स हैं। एक्सपेरिमेंट E के आउटपुट्स कैसे हैं, रैंडम नेचर के हैं। हाँ, लेकिन पॉसिबल आउटपुट्स यही है E1 से लेके E10 तक, इसी में से कोई एक आउटपुट आएगा। लेकिन क्या आउटपुट आने वाला है, दैट इज रैंडम इन नेचर। अगला आउटपुट E3 भी हो सकता है, अगला आउटपुट E5 भी हो सकता है, अगला आउटपुट E10 हो सकता है ना। जबकि यहां देखो x जब -∞ से बढ़ना शुरू किया, अगर 0 पे आ चुका है तो 0 के बाद गारंटीड है 0.0000, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है 0 के जस्ट बगल में, वो अगला पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद उसका अगला पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट, और बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी जाएगा। तो ये एकदम डिटरमिनिस्टिक नेचर में वेरी करेगा -∞ टू इन्फिनिटी। लेकिन यहां क्या है, अभी आउटपुट E1 आया, नेक्स्ट E3 भी आउटपुट आ सकता है, नेक्स्ट E10 भी आउटपुट आ सकता है, नेक्स्ट E5 भी आ सकता है, नेक्स्ट E6। रैंडम नेचर का अगला आउटपुट क्या आने वाला, यू डोंट नो। हाँ, आप ये जानते हो कि अगले आउटपुट के अगला आउटपुट E4 आना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगला आउटपुट E5 आ सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी, अगला आउटपुट E6 हो सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी, अगला आउटपुट E10 हो सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी, अगला आउटपुट E2 हो सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी। तो आप ये नहीं जान रहे हो कि अगला क्या आने वाला है, जबकि यहां -∞ से इन्फिनिटी जब वेरी करो तो आपको हमेशा पता है 1 के बाद अगला 1.0000, जो भी सबसे क्लोजेस्ट नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आएगा, उसके बाद अगला क्लोजेस्ट वो वही आएगा। लेकिन यहां नहीं पता कि नेक्स्ट क्या आएगा, है ना। तो यहां जिसको हम मैप कर रहे हैं, आउटकम्स ऑफ ए एक्सपेरिमेंट जिसको हम मैप कर रहे हैं, वो रैंडम इन नेचर है। इसीलिए इस वेरिएबल का जो उसको मैप करके जो वेरिएबल निकला वो क्या है, रैंडम वेरिएबल है। अगर आउटकम E1 आया तो मैप करके x आपको 1 मिलेगा, अगला आउटकम अगर E5 आ गया तो x अगली वैल्यू क्या लेगा, 5 लेगा, अगला आउटकम अगर आ गया E3 तो x कौन सी वैल्यू लेगा, 3 ले लेगा, अगला आउटकम अगर E10 आ गया तो x कौन सी वैल्यू लेगा, 10 लेगा। तो x 1 से लेके 10 के बीच में ही कोई वैल्यू लेगा, डिपेंडिंग व्हाट इज द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एट ए गिवन टाइम। किसी भी टाइम पे जो आउटपुट आएगा उसी को मैप करके एक रैंडम ये x एक रियल वैल्यू कोई ले लेगा। अगर E1 आया तो 1 ले लेगा, E10 आया तो 10 ले लेगा, अगला अगर E4 आया तो 4 लेगा। तो ये रैंडम नेचर है, मतलब क्या आउटपुट आने वाला आपको पता नहीं, तो x अगली क्या वैल्यू लेने वाला है वो आपको पता नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट x अकॉर्डिंगली कोई वैल्यू ले लेगा। लेकिन हाँ, E1 आएगा तो 1 ही वैल्यू लेगा, E10 आएगा तो 10 ही वैल्यू लेगा, E4 आएगा तो 4 ही वैल्यू लेगा, ये पता है। अब तो जब E1 आएगा तो x 1 लेगा वैल्यू, तो x के 1 लेने की प्रोबेबिलिटी वही है जो E1 के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो x 1 वैल्यू लेगा विद प्रोबेबिलिटी P1, x 2 वैल्यू कब लेगा, जब आउटकम E2 आएगा, और E2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P2, तो x 2 वैल्यू लेगा विद प्रोबेबिलिटी P2। इसी तरह से x 3 वैल्यू कब लेगा, व्हेन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी E3, और E3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P3, तो E3 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वही x की 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि जैसे E3 आया x 3 वैल्यू ले लेगा, और E3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, P3, तो x के 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, P3, x के 4 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, P4, P5, P6, P7, P8, P9 एंड P10। तो x जो वैल्यूज ले रहा है
दैट वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद सम प्रोबेबिलिटी। x 1 वैल्यू लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी p1, x के 2 वैल्यू लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी p2, x के 3 वैल्यू लेने की क्या होगी कुछ प्रोबेबिलिटी p3, x के 4 वैल्यू लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी p4, x के 5 वैल्यू लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी p5। तो रैंडम वेरिएबल में जो भी आपका x है, जो जिसको फंक्शन आप बोल रहे हो रैंडम फंक्शन, जो x है जिसको हम कैपिटल X से नॉर्मली डिनोट करते हैं रैंडम वेरिएबल को, तो रैंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू जो ले रहा है उस वैल्यू के लेने का एक प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट होगा। 1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी p1 है x की, 2 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी p2 है, 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी p3 है, 4 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी p4 है, 5 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी p5 है, अप टू इसी तरह से 10 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है p10 है। तो हर वैल्यू जो x लेगा उसके उस वैल्यू को असाइन होने की या लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहां पे जो भी x वैल्यूज ले रहा है डिफरेंट वैल्यूज, हर वैल्यू के साथ एक प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है, इसको कह रहे हैं एक तरह से प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट। तो ये रैंडम चीज क्या बता रही है, प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है, प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट। तो जो डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है आपका वेरिएबल इसीलिए कि वो डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है, उन डिफरेंट वैल्यूज के लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है, इसीलिए रैंडम है। जहां कोई चीज प्रोबेबिलिटी में आ गई वो रैंडम है, क्योंकि आउटपुट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कॉइन टास्क करूं तो ये रैंडम आउटपुट हेड आएगा कि टेल आएगा आपको पता नहीं है, रैंडम सी चीज है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, आप गारंटी के साथ नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गया, रैंडम चीज हो गई। जहां पे प्रोबेबिलिटी ऐड हुई किसी चीज के साथ वो चीज रैंडम हो गई, क्योंकि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होंगे, किसी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी आने की, किसी की कम आने की होगी, तो रैंडम चीज हो गई। आपको नहीं पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन आप बता सकते हो हाँ इस सेट में से ही कोई चीज आएगी, इस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, इस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, ये आप बता सकते हो। तो ये हुआ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल में जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपका रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज ले रहा है डिफरेंट, उनके साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच होगी, उसी को कह रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक मैनेजमेंट। और उसी प्रोबेबिलिटी अटैच होने की वजह से ये रैंडम है, क्योंकि x क्या वैल्यूज लेगा आपको नहीं पता है, लेकिन इन्हीं में से कोई एक वैल्यू लेगा अगली बार, p4 लेगा, p4 के आने की प्रोबेबिलिटी p4 है, अगली वैल्यू p5 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी p5 है, अगली वैल्यू 10 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी p10 है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो नेक्स्ट उसके आने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है उसके नेक्स्ट वैल्यू में आने के चांसेस थोड़े कम होंगे, इसी तरह से होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब तुम बार बार रिपीट करोगे, जैसे मैंने इसको लेट्स से 20 बार रिपीट किया, तो हो सकता है इसका 10 बार E1 आया हो आउटकम 20 बार में से, 2 बार E2 आया हो, 3 बार E6 आया हो, 1 बार E5 आया हो, इस तरह से आया हो। तो अब सोचो x जब 20 बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट तुमने किया तो हर बार कोई एक आउटपुट आएगा इन्हीं में से, उस 20 बार में से 10 बार E1 आया केवल अकेले, इसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। अगर कहें ये आउटकम इस एक्सपेरिमेंट में आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो 20 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो 10 बार अकेले तो E1 आया, उसके बाद E2 एक बार आया, E3 एक बार आया, 2 बार ये आ गया, एक बार ये, इसी तरह से बाकी 10 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब x के 1 लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बार बार क्या एक्सपेरिमेंट 20 बार रिपीट किया तो आधे बार तो उसमें E1 ही आ गया। तो जब भी E1 आया x क्या ले रहा है वैल्यू 1, तो 1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो x के 1 असाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ज्यादा। 2 अगर E2 कम ही बार आ रहा है तो x के 2 लेने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, x के 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन E3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहां जो ये वेरिएबल x है, जो ये वैल्यूज ले रहा है डिफरेंट, उसके साथ क्या अटैच है, प्रोबेबिलिटी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रैंडम। इट इज नॉट डिटरमिनिस्टिक, इट इज रैंडम इन नेचर। ये क्या वैल्यू लेगा अगली आपको नहीं पता है, हाँ क्या वैल्यू ले सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है। 5 ले सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी, 6 ले सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी, 7 ले सकता है विद दिस प्रोबेबिलिटी, 8 ले सकता है। तो अगली वैल्यू इन्हीं में से कोई एक लेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता। जो आउटपुट आएगा अगला वो रैंडम है, कुछ भी आ सकता है इसमें से, जो वैल्यू आएगा उसी के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ले लेगा। तो अगली वैल्यू ये क्या लेने वाला आई डोंट नो।
अगर अगला आउटपुट E1 आया तो ये X 1 वैल्यू ले लेगा, अगला आउटपुट अगर E2 आ गया तो ये 2 वैल्यू ले लेगा, अगला वैल्यू अगर E3 आ गया तो ये 3 वैल्यू ले लेगा। तो डिपेंडिंग कि क्या आउटपुट आने वाला है उसके बेसिस पे X वैल्यू लेगा। तो ये रैंडम इन नेचर है, आप नहीं बता पा रहे हो। जबकि यहां देखो ये एक डिटरमिनिस्टिक फंक्शन है या डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल है। कैसे? जो यहां पे जिसको आप मैप कर रहे हो, स्मॉल x को मैप कर रहे हो 2x + 3 के अकॉर्डिंग, और उससे आपको क्या मिल रहा है? fx मिल रहा है। तो जो x है वो एक डिटरमिनिस्टिक नेचर का है, जबकि यहां जिसको मैप कर रहे हो वो रैंडम नेचर का है। आप क्या मैप कर रहे हो यहाँ पे? सैंपल स्पेस ऑफ अ एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है उसमें जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनमें से वो कोई भी आउटकम आ सकता है किसी भी टाइम पे। अगली बार क्या आउटकम आएगा ये आप गारंटी नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन जो पॉसिबल आउटकम है उन्हीं में से कोई एक आउटपुट आएगा। अगला आउटपुट क्या आने वाला है ये आप नहीं बता सकते, वो रैंडम इन नेचर है। तो जब एक रैंडम चीज को मैप करके एक वेरिएबल आपने जनरेट किया तो वो क्या है? रैंडम वेरिएबल ही होगा। जबकि यहां x क्या था? एक डिटरमिनिस्टिक नेचर की चीज है, वो -∞ से बढ़ना शुरू करेगा तो एक डिटरमिनिस्टिक मैनर में बढ़ता जा रहा है अप टू +∞ तक। 1 है, 1 के बाद अगला 1.00000 जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट 1 के पास है 1 से ज्यादा वो आएगा, उसके बाद अगला पॉइंट आएगा। ये डिटरमिनिस्टिक है, इसमें ये नहीं कि 1 के बाद 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, ये रैंडम नहीं है। 1 के बाद 1.000 जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट है वही आएगा और उसी के अकॉर्डिंग fx की वैल्यू आ जाएगी। अगला पॉइंट भी डिटरमिनिस्टिक पॉइंट है कि यही आना है, जस्ट जो क्लोज है उसके राइट में अगला पॉइंट भी पता है कि यही आना है। तो हर पॉइंट जो ये स्मॉल x जो वेरी कर रहा है -∞ एक्सिस में एक डिटरमिनिस्टिक मैनर में वेरी कर रहा है, और उससे जो वेरिएबल आ रहा है fx उसको मैप करके इस 2x + 3 इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो उससे हमें क्या मिल रहा है? डिटरमिनिस्टिक फंक्शन। लेकिन यहां हम किसको मैप कर रहे हैं? आउटकम ऑफ अ एक्सपेरिमेंट, जो सैंपल स्पेस, और किसी एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है वो रैंडम इन नेचर ही है। अगला एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या आने वाला है यू डोंट नो, हाँ, लेकिन इन्हीं पॉसिबल में से अभी E3 आया है तो अगला ये नहीं आप कह सकते हो कि E4 आएगा। अगला आउटकम E2 भी हो सकता है, अगला आउटकम E1 भी हो सकता है, अगला आउटकम E5 भी हो सकता है, अगला E10 भी हो सकता है। अभी E10 आ गया, अगली बार फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो अगला आउटकम क्या आएगा? E2 भी आ सकता है, E5 भी आ सकता है, E4 भी आ सकता है, E10 खुद ही आ सकता है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्या आने वाला है वो रैंडम है, और उसी को आप मैप करके जो वेरिएबल निकाल रहे हो, तो जो वेरिएबल आएगा वो भी क्या है? x, एक रैंडम वेरिएबल है। x एट ए गिवन टाइम, अभी x ने वैल्यू 1 ली, अब अगली वैल्यू x क्या लेगा? इसी 1 से 10 में से कोई एक वैल्यू होगा, लेकिन क्या होगा वो आप नहीं बता सकते गारंटी के साथ। हाँ, आप बता सकते हो कि 1 से 10 में से कोई एक वैल्यू लेगा, 4 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी P4 है, 5 अगली वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी P5 है। ये रैंडम नेचर का ये वेरिएबल। जबकि यहां fx अगली क्या वैल्यू लेगा आप बता सकते हो। अभी x 1 था, 1 पे fx ने वैल्यू 3 ली, अब x अगला पॉइंट गारंटी है 1.0000 जो क्लोजेस्ट पॉइंट 1 के पास है वही वैल्यू लेगा, और fx इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो 3 के जस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट है वही वैल्यू लेगा। आप अगला पॉइंट गारंटी के साथ बता पा रहे हो, डिटरमिनिस्टिक नेचर है ये कि अगला पॉइंट क्या fx का आने वाला है, अगला fx क्या वैल्यू लेने वाला आपको पता है, हमेशा fx अगला यही वैल्यू लेगा, अगला ये वो 3 से बढ़ के फिर यहां वैल्यू लेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। x यहां डिटरमिनिस्टिक नेचर में बढ़ेगा और उसको मैप करके जो fx मिला है वो इस लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। फिर डिटरमिनिस्टिक मैनर में बढ़ रहा है, 3 के बाद अगला पॉइंट 3.001 ही आएगा, फिर 3.002 ही आएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। जबकि यहां अभी x ने 2 वैल्यू ली है, अगला वैल्यू x क्या लेगा यू डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विच इज रैंडम, यू कैन नॉट यू जस्ट प्रिडिक्ट कि क्या आ सकता है, इन्हीं में से कोई एक आएगा, लेकिन आप बता नहीं सकते हो कि अगला यही आएगा। E1 के बाद E2 ही आना है, E10 भी आ सकता है, E9 भी आ सकता है, E1 भी आ सकता है। तो ये है डिटरमिनिस्टिक वेरिएबल या डिटरमिनिस्टिक फंक्शन और रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस। तो यहाँ वेरिएबल का मतलब जो डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है, और हर वैल्यू के साथ जो भी वो वैल्यूज ले रहा है उसके साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच है। 2 वैल्यू लेने की P2 प्रोबेबिलिटी है, 3 की P3, P4 की P4, इसको हम कह रहे हैं, यही नाम पड़ा रैंडम। जहां पे प्रोबेबिलिटी चीज अटैच हुई वो चीज रैंडम हो गई, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम कब बात करते हैं? जब हमें अगला क्या आने वाला है पता नहीं, हाँ, लेकिन पॉसिबल क्या है वो हमें पता है कि इसी सेट में से कुछ आएगा। जैसे मैं कार्ड 52 कार्ड है, एक अगर पत्ता खींचूं तो उसके किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी ये मैं बता सकता हूं। अगला किंग आएगा कि नहीं आएगा
ये मुझे नहीं पता, किंग आ भी सकता है नहीं आ सकता है, लेकिन नेक्स्ट पत्ता किंग भी हो सकता है, नेक्स्ट पत्ता ए भी हो सकता है, इक्का भी हो सकता है, दुक्की भी हो सकती है, तिक्की भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगला पत्ता किंग हो सकता है कि नहीं उसकी मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। हाँ, अगला पत्ता किंग आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है 1/13 है या व्हाटएवर, है ना, कितनी प्रोबेबिलिटी है किंग आने की प्रोबेबिलिटी मैं कह दूंगा 1/13 है। तो चांसेस है 13 चांसेस में से 1 चांस है कि वो किंग होगा जो पत्ता तुम निकालने वाले हो, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूं कि अगला किंग ही आने वाला। किंग आ सकता है विद दिस मच प्रोबेबिलिटी, इतने चांसेस हैं उसके आने के, है ना। तो वो रैंडम चीज हो गई जहां पे चांसेस के टर्म में बात करो कि इतना चांसेस है कि ये आ सकता है, आप बता नहीं पा रहे हो डिटर्मिनिस्टिक वे में, रैंडम वही चीज क्या हो जाती है, रैंडम। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं हम, ये कभी आपने सोचा? किसी सैंपल स्पेस, जो भी एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसको हम मैप करके एक वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, एक रैंडम वेरिएबल क्यों, उसको रियल नंबर से क्यों मैप कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ये E1, E2, E3, E4, E5, E10 एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं, तो हम इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है, जो ये चीजें कर रहा है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको ज्यादा अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, जो इसके आउटकम्स हैं उसको क्वांटिफाई कर दिया, उसको एक रियल नंबर असाइन कर दिया, और उस रियल नंबर पे हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। जैसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, nth ऑर्डर मोमेंट क्रिएट करते हैं, थर्ड ऑर्डर मोमेंट, फोर्थ ऑर्डर, और उन कैलकुलेशन को करके हम बहुत सारे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझ पाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट है उनके सैंपल स्पेस को, जो डिफरेंट आउटकम्स हैं उनको एक रियल नंबर असाइन कर दिया, तो हमने उसको क्वांटिफाई कर दिया। अब ये जो नंबर्स आ गए, इन नंबर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करके, इन नंबर्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के, वेरिएंस निकाल के, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट, थर्ड ऑर्डर मोमेंट, डिफरेंट मोमेंट्स निकाल के हम उसकी स्टडी करते हैं, और उस कैरेक्टर्स की स्टडी करके हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इसके क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं, हम बहुत सारी चीजें उसके बारे में जान सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को एक डिफाइन मैनर में स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, रैंडम वेरिएबल बनाते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को, डिफरेंट आउटकम्स को एक रियल नंबर असाइन करके, उसको क्वांटिफाई करके वी स्टडी अबाउट दैट थिंग, है ना। तो उसी को कहते हैं रैंडम वेरिएबल। और आपके जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जैसे आपका सोर्स होता है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, तो क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाला यू डोंट नो। अगर आप पहले से इंफॉर्मेशन क्या ट्रांसमिट करने वाला जानते हो, फिर वो इंफॉर्मेशन रही ही नहीं। जिस चीज को आप जानते हो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो मुझे पता है ना, जो चीज अननोन है वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। तो आपका सोर्स क्या इमिट करने वाला यू डोंट नो, अगला क्या आने वाला आप जानते ही नहीं हो, तो उसको हम कैसे मॉडल करेंगे, एज ए रैंडम प्रोसेस या एज ए रैंडम वेरिएबल हम उसको मॉडल करते हैं, क्योंकि अगला क्या आने वाला वी डोंट नो। हाँ, हमारे पास एक सेट है कि इसी में से कुछ आएगा, क्योंकि इस सोर्स का नेचर यही है, तो ये इन्हीं में से कोई वैल्यू जनरेट करेगा। जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हमें पता होती हैं बाय द नेचर ऑफ दैट सोर्स। जैसे मैं जब क्वाइन टास्क कर रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई दो ही आउटकम पॉसिबल है, हेड या टेल। उसी तरह से जो सोर्स होता है, अब मैं कहूं बाइनरी सोर्स है, वो डेटा इमिट कर रहा है, तो वो दो ही वैल्यूज इमिट कर सकता है, आइदर 0 और 1, क्योंकि मुझे पता है कि ये 0, हाँ 0 इमिट करने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी होगी, 1 इमिट करने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो रैंडम चीज है, वो अगला वैल्यू 0 इमिट करेगा, अगला वैल्यू 1 इमिट करेगा, यू डोंट नो। लेकिन आपको पता है कि 0 इमिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 इमिट करने की क्या हो सकती है, उसको फिर हम रैंडम वेरिएबल के टर्म में क्वांटिफाई करके उसके बारे में बहुत सारी चीजें, उस सोर्स के बारे में आप बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो, उस सोर्स के बारे में स्टडी कर सकते हो, उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हो, उससे मॉडल्स जनरेट कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकते हो। मैथ्स इसीलिए पिक्चर में आती है। वो सिस्टम में तो भाई लगे हैं रेजिस्टेंसेज, ये सब चीजें लगी हैं, उसको आप क्वांटिफाई करके मैथमेटिकल टूल से एनालिसिस करके उस सिस्टम की डिजाइनिंग तक आप डिसाइड कर सकते हो। इसलिए रैंडम वेरिएबल पिक्चर में आता है। तो क्लियर हुआ डिटरमिनिस्टिक और रैंडम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम ऐसे सैंपल स्पेस को जो रैंडम इन नेचर है, जो कुछ भी हो सकता है E1 से E10 में से अगला, उसको हम मैप करके जो वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं वो रैंडम है। और जब हम एक डिटरमिनिस्टिक
वेरिएबल x है जो -∞ से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है इन अ डिटर्मिनिस्टिक वे, उसको मैप करके कोई फंक्शन जनरेट करेंगे तो वो एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन हुआ, नॉट अ रैंडम फंक्शन हुआ। ये रैंडम फंक्शन या रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है और रैंडम का क्या मतलब है, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आप सीधे एक्चुअली पढ़ने लगते हो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, जबकि बेसिक्स आर मच मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू, क्योंकि अगर ये बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन बेटा बहुत इजी होता है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा दिमाग में गया होगा व्हाट रैंडम स्टैंड फॉर। जहां पे प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात होने लगे, कंक्लूजन यही है कि जहां प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात होने लगे वो रैंडम चीज है। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप 100%, क्योंकि आपको अगर अगला चीज क्या आने वाला 100% पता है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, फिर तो मतलब वो चीज डिटर्मिनिस्टिक है, वो तो 100% यही होने वाला है। जब आपको नहीं पता है तो आप कहते हो 50% चांस है शायद ऐसा हो जाए, 30% चांस है शायद ऐसा हो जाए। तो जब ये 30% चांस मतलब क्या, 3/10 ये प्रोबेबिलिटी है, 0.3 प्रोबेबिलिटी है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है, 50% चांस। तो जब आप चांसेस के टर्म में बात करते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज के टर्म में बात करते हो, तो वो चीज रैंडम हो गई कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। तो वहां से जो निकल के आएगा वो रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है ना। उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो हम आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आया किस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ऑब्वियसली एवरी आउटपुट इज एसोसिएटेड विद सम प्रोबेबिलिटी, उसको जब हम एक रियल नंबर से मैप कर देते हैं, हर पॉसिबल आउटकम को एक रियल नंबर असाइन करेंगे। तो E1 को जो नंबर असाइन कर दिया, अब आगे जो अब डिफरेंट आउटपुट्स और आने वाले हैं उसको नहीं असाइन करेंगे। E2 को एक और नंबर, E3 को एक और नंबर, तो उससे जो वेरिएबल बन के आएगा दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द रैंडम वेरिएबल, है ना। समझ में इतनी बात आई। और इसलिए रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यूज ले रहा है, हर वैल्यू के साथ कुछ प्रोबेबिलिटी अटैच है। उसके 1 वैल्यू लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी है अगर वो 1 वैल्यू ले रहा है, 2 वैल्यू लेने की कुछ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, 3 वैल्यू लेने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी, 4 वैल्यू लेने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी। इस तरह से उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज डिफाइन है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट की वजह से, क्योंकि यक्स जो भी वैल्यू ले रहा है उसका एक प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट है कि ये वैल्यू लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दैट्स व्हाई द कम्स वर्ड रैंडम, है ना, इन पिक्चर, है ना। यही इसी वजह से रैंडम वर्ड कम आपके पिक्चर में आया कि ये रैंडम है ना। जहां प्रोबेबिलिटी आ गई वो चीज रैंडम हो गई अपने आप ही। ठीक है ना। जब हम इसी में जब टाइम टी ऐड कर देंगे तो उसी को रैंडम सिग्नल बोल देते हैं या रैंडम प्रोसेस बोल देते हैं, जो रैंडम वेरिएबल के बाद हम पढ़ेंगे रैंडम प्रोसेस, है ना। जब टाइम टी पिक्चर में आ जाएगा तो वही प्रोसेस, रैंडम सिग्नल, रैंडम प्रोसेस। टी जहां आया वो सिग्नल हमारे लिए हो जाता है ना। टाइम का फंक्शन जहां आया वो सिग्नल हमारे लिए हो जाता है। तो रैंडम, अगर उसमें कुछ रैंडम नेचर है, प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, तो वो हमारे लिए रैंडम सिग्नल हो गया। प्रोबेबिलिस्टिक नेचर नहीं है तो हमारे लिए वो एक वेल डिफाइंड सिग्नल हो गया या डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हो गया। जैसे आप पढ़ते हो साइन टी, कॉस टी, दे ऑल आर वेल डिफाइंड सिग्नल, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, है ना। कोई प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट वहां नहीं है। ठीक है ना। समझ में आई बात इतना। अब देखो हमारे पास 2 तरह के रैंडम वेरिएबल जो हमें पढ़ने हैं, है ना। रैंडम वेरिएबल की आपने डिफिनीशन लिख दी, एकदम सिंपल डिफिनीशन मैंने लिखाया। जो चीज मैं समझाता हूं बेटा बहुत डिटेल में, उन चीजों में जो कंक्लूजन्स होते हैं वो आप लिख लिया करो अपने समझने के लिए। ठीक है ना। हर चीज में मेन चीजें लिखाता जाऊंगा, बाकी चीजें आपको खुद नोट करनी पड़ेंगी। रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के अब होंगे, हम जैसे पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला आपको, है ना। एक है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमें कैसे मिलता है, ये अभी अगला हम यही पढ़ने वाले हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सेकेंड इज नथिंग बट कंटिन्यूअस, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और थर्ड वन इज नथिंग बट मिक्स्ड, इन दोनों का मिक्स्ड रैंडम। तो मिक्स्ड वाला तो अलग से नहीं पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां से मैं दिखाऊंगा कि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल कैसे मिलता है। नॉर्मली जैसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को किसी मैपिंग के थ्रू हम उसको मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। डायरेक्टली मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का आपको एग्जांपल ऐसे नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का वेल डिफाइंड एग्जांपल्स मिलेंगे, डिस्क्रीट के वेल डिफाइंड मिलेंगे। जब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को प्रोसेस करके किसी मैपिंग के थ्रू चेंज करते हैं तो वहां से हमें मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल मिलता है ना। तो ये आगे की चीजें पढ़ेंगे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं
आपको CDF और PDF गिवन हो सकता है और उसके बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाएगा जिस रैंडम वेरिएबल का ये CDF या PDF है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये पहचानना भी बताऊंगा। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती हैं, आप कुछ टाइप के क्वेश्चन करना सीख जाते हो, वो नहीं करना है। अब डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस और मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो प्रोसेस करके मिलेगा, तो इसको तो अभी रहने ही दो। हमें मेन इन दोनों पे कंसंट्रेट करना है। कौन सा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब देखो सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, अब देखो जो हमें रैंडम वेरिएबल पहले कैसे मिलता था, हम किसी एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस है उसको रियल नंबर से अगर हर आउटकम को, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हर एक आउटपुट को हमने मैप कर दिया, एक रियल नंबर उसको असाइन कर दिया, तो जो हमें वेरिएबल मिला वही हमारे लिए क्या था? रैंडम वेरिएबल। अब मैंने आपके प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है, दो तरह के सैंपल स्पेस आपके होते हैं, आप जाके देखोगे तो मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा यहां बता भी देता हूं। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और एक होता है कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस। दोनों के एग्जांपल भी मैं बता दूंगा, फिर हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना, कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस, है ना। तो इस लेक्चर में मैं कैसे डिस्क्रीट और कैसे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल मिल रहा है वो डिस्कशन करता हूं, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। इसमें रैंडम वेरिएबल के बारे में ही बात की गई, इंट्रोडक्शन एक तरह से था। उसके बाद हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का PMF कैसे होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन CDF क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इस पे आते हैं। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कब कहते हैं? किसी एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, उससे जो पॉसिबल आउटकम्स है उससे अगर हम जो सैंपल स्पेस बनता है उसको जब हम सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम्स का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस डिस्क्रीट कब है? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस उसको कब कहेंगे? इसमें दो तरह के होते हैं। व्हेन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, when number of possible outcomes are finite, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस मिलेगा। जैसे अगर आप एक कॉइन टॉस करो तो दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, हेड आना या टेल आना, तो ये क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? दो हैं, फाइनाइट इन नंबर है, तो इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। एक डाइस आप थ्रो करते हो, है ना, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? सारे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ये भी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स आर फाइनाइट इन नेचर। पॉसिबल आउटकम्स, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका नंबर कितना है? फाइनाइट है। तो जो हमें सैंपल स्पेस उससे मिलता है दैट इज नथिंग बट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। अब डिस्क्रीट सैंपल स्पेस में एक और चीज है, नंबर ऑफ आउटपुट्स तो क्या है? इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर टोटल नंबर में अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर इनफाइनाइट इन नंबर बट दे आर काउंटेबली इनफाइनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मैंने पढ़ाया अपने प्रोबेबिलिटी के बेसिक लेक्चर में, काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट का क्या मतलब? जिसको आप काउंट कर पाओ। जैसे मैं कहा काउंटेबली इनफाइनाइट, जैसे मैं कहूं एक एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम में हमें नेचुरल नंबर मिलता है, कोई नेचुरल नंबर मिलता है, तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इंफिनिटी। तो ये जो आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के, ये नेचुरल नंबर आउटकम आता है इसका एक्सपेरिमेंट का। तो जो नंबर ऑफ टोटल आउटपुट्स हैं, जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, वो इंफिनिटी है। नेचुरल नंबर 1 से लेके अप टू कहां तक जाता है? इंफिनिटी। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स आर व्हाट? इनफाइनाइट, बट दे आर काउंटेबली इनफाइनाइट, मतलब आप उसको काउंट कर पा रहे हो। 1, फिर 2 हो सकता है, अगला आउटपुट 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 आउटपुट हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 9 10 1000 1001 1002 10,000 10,001 10,002 1 लाख 1 लाख 1 1 लाख 2। आप जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो टोटल इन नंबर तो इनफाइनाइट है, बट यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आप काउंट कर पा रहे हो, इसको कहते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। और ऐसा सैंपल स्पेस भी क्या होता है? ये सैंपल स्पेस भी, इसको भी क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो फाइनाइट इन नंबर हो,
टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स इनफाइनाइट इन नंबर हो, लेकिन आप उनको काउंट कर पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उसको काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं। इन दोनों केस में जो सैंपल स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। जैसे हेड एक कॉइन टास्क किया, ये फाइनाइट, ये इसका एग्जांपल है। एक डाइस टास्क किया, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यही फाइनाइट इन नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर फाइनाइट इन नंबर, तो डिस्क्रीट। यहां पे जैसे नेचुरल नंबर आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10 11 12 डॉट 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 10,000 1001 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो सैंपल स्पेस है इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, but they are countably infinite in the sense that you can count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ये भी जो सैंपल स्पेस है इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, माइंड इट, है ना। अब कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस क्या होता है, कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस जिसमें आपके ऑब्वियस सी बात है, कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस हमेशा उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो इनफाइनाइट होंगे ही और उनको आप काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या है, एनी रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, है ना। एक एक्सपेरिमेंट ई है, हुज आउटपुट इज एनी रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 कह लो, 0 और 1 के बीच में और इंक्लूडिंग 0 1, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ये 0 से 1 के बीच में जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। अब देखो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो यहां भी जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका अगर टोटल नंबर देखो तो इनफाइनाइट है, लेकिन क्या उनको तुम काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो। ये काउंटेबली इनफाइनाइट वाला केस नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं 0.1 से 0.2 के बीच में भी जितने पॉइंट्स हैं देखें तो 0.1 से 0.2 के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, 0.1 से 0.15 के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो तुम कभी काउंट करके 0.1 से 0.2 के बीच में जो इनफाइनाइट पॉइंट काउंट करोगे उसी में रह जाओगे, है ना। हर जो भी छोटा सा छोटा पॉसिबल आपका रेंज है उसमें भी टोटल इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। 0.1 अब की 0.1 के बाद 0.11 आएगा, 0.1 से 0.11 के बीच में ही इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, 0.11 से 0.12 के बीच में ही इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हर जो छोटी रेंज पॉसिबल है उसमें भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे, है ना, जो रेंज है। तो यहाँ पे काउंटेबल नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर इनफाइनाइट। डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं, बट दे आर नॉट काउंटेबल, उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर था तो 1 के बाद 2 3 पॉसिबल आउटकम्स 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 काउंट कर पा रहा हो, अगला 8 होगा, अगला 9 10 11 12 13, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं जिनको आप काउंट करते जा रहे हो 1 2 3, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं इनफाइनाइट इन नंबर, बट दे आर काउंटेबल। बट यहाँ 0 से 1 के बीच में जितने पॉसिबल रियल नंबर्स हैं दे आर द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बट दे आर नॉट काउंटेबल, इनफाइनाइट इन नंबर्स बट दे आर नॉट काउंटेबल। इसको कहते हैं कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस। और हमें रैंडम वेरिएबल कैसे मिलता था बेटा, सिंपल सा था, किसी एक्सपेरिमेंट के आउटपुट को उठाया, उसके जितने पॉसिबल आउटकम्स थे उनको एक रियल नंबर असाइन कर दिया, हर आउटकम को अलग अलग आउटकम को अलग अलग रियल नंबर, वहां से जो रैंडम वेरिएबल मिला दैट इज नथिंग बट द रैंडम वेरिएबल, है ना। वहां से जो वेरिएबल मिला वो नथिंग बट रैंडम। तो जब डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है किसी एक्सपेरिमेंट का, जो सैंपल स्पेस है अगर वो डिस्क्रीट है और उसको मैप करके अगर आपने रैंडम वेरिएबल जनरेट किया रियल एक्सिस पे मैप करके, रियल नंबर से मैप करके उसके आउटकम को, तो जो रैंडम वेरिएबल मिलेगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मिलेगा। और अगर सैंपल स्पेस कंटीन्यूअस इन नेचर है उसको मैप करके जो रैंडम वेरिएबल आपको मिलेगा दैट विल बी ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना। तो इस चीज को लिख लीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं ना, तो लिखिए इस चीज को। when we map all the possible outcomes of an experiment,
whose sample space is discrete in nature, whose sample space is discrete in nature या discrete sample space का है, whose sample space is discrete in nature, then the variable we get is called as discrete random variable. Then the variable which we get is called as discrete random variable. फुल स्टॉप के बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए लिख सकते हो, जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट ई है, हम अभी बता दे रहे हैं ना, टॉसिंग ए कॉइन, तो एक्सपेरिमेंट ई में दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल, ठीक है। अब इन दो पॉसिबल आउटकम्स को हमने, है ना, मैप कर दिया, x इज इक्वल टू 0 व्हेन हेड कम्स, है ना, एंड x इज इक्वल टू 1 व्हेन टेल कम्स, है ना। तो अब एक एक्सपेरिमेंट था जिसके पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल थे, और हर पॉसिबल आउटकम हेड को हमने मैप कर दिया 0 से। जब हेड आता है तो रैंडम वेरिएबल x 0 वैल्यू ले रहा है, जब आउटकम टेल आता है तो रैंडम वेरिएबल क्या लेता है, 1 वैल्यू। तो या इससे जो रैंडम वेरिएबल मिला इसको हम क्या कहेंगे, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल x दो वैल्यूज ले रहा है, एक 0 वैल्यू विद सम प्रोबेबिलिटी p1, और इस p1 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट अगर हेड आएगा तो रैंडम वेरिएबल x क्या लेगा, 0 वैल्यू। तो रैंडम वेरिएबल x के 0 वैल्यू लेने की वही प्रोबेबिलिटी है जो एक्सपेरिमेंट के आउटपुट में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये फेयर कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/t है। तो जो रैंडम वेरिएबल x है वो 0 वैल्यू ले रहा है विद प्रोबेबिलिटी 1/2, 1 वैल्यू ले रहा है विद प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, अगर टेल आएगा तो रैंडम वेरिएबल 1 वैल्यू लेगा, तो रैंडम वेरिएबल के 1 लेने की प्रोबेबिलिटी वही है जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, और फेयर कॉइन है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ठीक है ना। इसी तरह से आपने ये डाइस है, डाइस को हमने थ्रो किया, E2 एक एक्सपेरिमेंट है ना, ये लिखते जाना। तो आपका क्या आ गया, आउटपुट 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 पॉसिबल आउटकम्स थे। जब हर आउटकम को एक रियल नंबर से मैप कर देंगे, तो हमने क्या किया, x को 1 से मैप कर दिया, अगर डाइस पे क्या आता है, व्हेन डाइस शोज 1, x को 2 से मैप कर दिया, व्हेन डाइस शोज 2, x को 3 से मैप कर दिया, व्हेन डाइस शोज 3। तो जो डाइस का आउटपुट आ रहा है, एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट आ रहा है वो भी एक नंबर ही है, यहाँ पे हमेशा नंबर नहीं होगा एक्सपेरिमेंट का आउटपुट, जैसे हेड टेल आ गया, 2 कॉइन टास्क करोगे, हेड टेल, इस तरह से, है ना। तो जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम है डाइस के केस में वो भी एक नंबर है। हर आउटकम को अगर 1 आया तो हमने उसको एक रियल नंबर असाइन करना था, अब हमने रियल नंबर भी उसको 1 ही असाइन कर दिया। हम 0 भी असाइन कर सकते थे कि अगर डाइस का आउटपुट 1 आए तो हमने उसको एक रियल नंबर असाइन कर दिया, लेट से 0। आउटपुट 2 आए तो हमने उसको एक रियल नंबर असाइन करना है, तो लेट से हमने 2 आया तो रियल नंबर 1 असाइन कर दिया, एक डिफरेंट रियल नंबर असाइन करेंगे। 3 आया तो उसको एक रियल नंबर 2 असाइन कर दिया, 4 आया तो एक रियल नंबर 3 असाइन कर दिया, 5 आया तो रियल नंबर 4 असाइन कर दिया, 6 आया तो 5। तो हमने 0 से लेके 5 तक 6 नंबर असाइन कर दिए, है ना, 6 पॉसिबल आउटकम्स के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि 1 आएगा तो 1 से ही असाइन करना है। मैंने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए क्या, डाइस 1 आया तो मैंने 1 को एक रियल नंबर असाइन करना था, मैंने 1 ही कर दिया। मैं 1 के अलावा भी कर सकता था, -1 भी असाइन कर सकता था, 0 भी असाइन कर सकता था, ठीक है ना। 2 आया तो 2 से, 3 आया तो 3 से, इसी तरह से। तो x अगर मैं जो डाइस पे आउटपुट आ रहा है उसको उसी रियल नंबर, उस नंबर को, उस आउटकम को उसी रियल नंबर से मैं असाइन कर दे रहा हूं, तो पॉसिबल, तो रैंडम वेरिएबल x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, 1 2 3 4 5 6। अब डाइस पे 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही x के 1 लेने की प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस पे 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही x के 2 लेने की प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस पे 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही x के 3 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस पे 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही x के 4 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी होगी, डाइस पे 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वही x के 5 आने की। तो सबकी प्रोबेबिलिटीज होंगी, x 1 वैल्यू लेगा विद प्रोबेबिलिटी p1, 3 लेगा p3 के साथ p4। ये प्रोबेबिलिटी आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, x 1 वैल्यू ले रहा है किस प्रोबेबिलिटी के साथ, x 2 वैल्यू ले रहा है किस प्रोबेबिलिटी के साथ, है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। जब नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3, तो हम जो आउटकम आ रहा है एक्सपेरिमेंट का
अगर 1 आउटकम आया तो हमने उसको एक रियल नंबर असाइन करना था, हमने 1 ही कर दिया। जो 2 नंबर आया हमने 2 ही असाइन कर दिया, एक रियल नंबर ही तो असाइन करना। 3 आया तो हमने 3 ही कर दिया। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग भी एक रैंडम वेरिएबल मिलेगा जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं उन्हीं में से कोई एक नंबर लेगा। 1 लेने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, 2 लेने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी, 3 लेने की कुछ अलग, 4 लेने की कुछ अलग, 5 लेने की कुछ अलग, 6 लेने की कुछ अलग, 7 अप टू इसी तरह से इन्फिनिटी तक जितने नेचुरल नंबर है उनमें हर एक नंबर x के लेने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, है ना। 1 की अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, 4 की अलग, इस तरह से, ठीक है ना। तो जब हम डिस्क्रीट सैंपल स्पेस को मैप करके रैंडम वेरिएबल जनरेट करते हैं तो जो रैंडम वेरिएबल मिलता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जब कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस होता है किसी एक्सपेरिमेंट का और उसको मैप करके हम रैंडम वेरिएबल जनरेट करते हैं, देन वी कॉल इट एज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा नहीं था कि 1 को 1 से असाइन करना जरूरी था, आपको इस आउटकम के करस्पॉन्डिंग एक नंबर जनरेट करना था। हाँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये ध्यान रखना, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस होगा, हर पॉसिबल आउटकम को एक रियल नंबर असाइन करेंगे। लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में जो हम रियल नंबर असाइन करते हैं वो एक इंटीजर रियल नंबर हमें असाइन करना होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ये प्रैक्टिस है कि हम एक रियल इंटीजर नंबर असाइन करके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जनरेट करते हैं। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है तो उसके मैपिंग से हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मिलेगा और उस सैंपल स्पेस के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम एक रियल नंबर इस केस में असाइन करेंगे। और रियल नंबर इस केस में हम हमेशा क्या करेंगे, एक इंटीजर रियल नंबर असाइन करेंगे और इससे जो हमें रैंडम वेरिएबल मिलेगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये डिस्क्रीट है ना, 1 वैल्यू लेता है या 2 लेता है, 1 से 2 के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो कोई वैल्यू नहीं लेता, 1 के बाद 2 लेता है या फिर 3 वैल्यू लेता है या फिर 4 वैल्यू लेता है या 5 या 6। तो देखो डिस्क्रीट इन नेचर है कि नहीं, ये सारी वैल्यूज नहीं ले रहा है, 1 ले रहा है या फिर 2 ले रहा है। 1 से 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, वो नहीं ले रहा है ना। जैसे हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ते हैं तो जो n एक्सिस होता है या टाइम एक्सिस होता है वो डिस्क्रीट हो जाती है। n की वैल्यू 0, अगली वैल्यू n की 1 ही होती है, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू n नहीं ले सकता। अगली वैल्यू 2 ही होती है, अगली वैल्यू 3 ही होती है, अगली वैल्यू 4 ही होती है, अगली वैल्यू 5 होती है। वो डिस्क्रीट इन नेचर, हमने टाइम एक्सिस को डिस्क्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जब डिस्क्रीट सैंपल स्पेस को मैप करके हम रैंडम वेरिएबल x जनरेट कर रहे हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक इंटीजर रियल नंबर असाइन कर रहे हैं। तो हमें इंटीजर जो ये रैंडम वेरिएबल मिलेगा, इसके जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इस रैंडम वेरिएबल के वो सारी इंटीजर वैल्यू होंगी, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। 1 वैल्यू लेगा या फिर 2 वैल्यू लेगा या फिर 3 वैल्यू ले रहा है या फिर 4 वैल्यू ले रहा है या फिर 5 या फिर 6। 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है जो ये ले सकता है, 1 लेगा या फिर 2 लेगा या 3। डिस्क्रीट हो गया ये रैंडम वेरिएबल, क्या है, डिस्क्रीट इन नेचर है। ये सारी वैल्यूज नहीं ले रहा है, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले रहा है। 0 ले रहा है या उसके बाद फिर 1 या उसके बाद फिर 2 ही है। 1 से 2 के बीच में और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो ये रैंडम वेरिएबल ले सकता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कोई इंटीजर वैल्यू ही लेता है, इंटीजर के बीच में जितनी फ्रैक्शन वैल्यूज पॉसिबल है वो वैल्यूज वो नहीं लेता है। तो इसीलिए ये डिस्क्रीट है, क्योंकि ये 0 लेगा या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, -1 -2 -3 -4, है ना। तो डिस्क्रीट इन नेचर है, इसी को हम कह रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस को मैप करके हमें क्या मिलता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मिलता है। अब कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस है, 0 से 1 के बीच में जितने पॉसिबल रियल नंबर थे, काउंट इनफाइनाइट रियल नंबर्स थे और इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको कहते हैं कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस। हमने इसको मैप कर दिया, अब जो एक्सपेरिमेंट ई का आउटकम है, 0 से 1 के बीच में जितने पॉसिबल रियल नंबर्स हैं, वेदर इट इज अ फ्रैक्शन, और 0 और 1 को इंक्लूड करो तो 2 इंटीजर वैल्यूज हैं, बाकी सारी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। तो जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं वो एक्सपेरिमेंट के आउटपुट में आ रही हैं। हर वैल्यू को आप एक रियल नंबर से मैप कर दो और वहां से जो वेरिएबल मिलेगा वो एक रैंडम वेरिएबल होगा। तो मैं कह रहा हूं जो रियल नंबर आउटपुट में आ रहा है एक्सपेरिमेंट को, मैं उसको उसी रियल नंबर से ही मैप कर देता हूं, सबसे सिंपलेस्ट मैपिंग हो जाए। मैं उसको उसी रियल नंबर से मैप कर दे रहा हूं। तो 0 से 1 के बीच में जितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, फ्रैक्शन से लेके इंटीजर, जो आउटपुट आएगा एक्सपेरिमेंट का, मैं उसको उसी रियल नंबर से मैप कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा रैंडम वेरिएबल x। तो अब ये जो रैंडम वेरिएबल x है, 0 से 1 के बीच में जितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, वेदर इट इज अ फ्रैक्शन वैल्यू,
और 0 और 1 को इंक्लूड किया जाए इंटीजर, सारी वैल्यूज ले रहा है। ये कंटीन्यूअस नेचर का होगा कि नहीं, 0 से 1 के बीच में जितने पॉसिबल पॉइंट्स है सब एक्वायर कर रहा है, कंटीन्यूअस इन नेचर। डिस्क्रीट होता, 0 के बाद अगला पॉइंट 1 ही आता, बीच में कोई पॉइंट नहीं, 1 के बाद अगला पॉइंट 2 ही आता जो ये वैल्यू ले सकता था, 2 के बाद अगला पॉइंट 3 आता जो ये वैल्यू ले सकता था, 3 के बाद अगला 4 ही आता, तो ये डिस्क्रीट नेचर हो जाता है। यहाँ 0 से 1 के बीच में कंटीन्यूअस जितनी वैल्यूज पॉसिबल है सारी वैल्यूज ये ले सकता है। अलग अलग वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली अलग अलग होगी। तो यहां से हमें क्या मिला, ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। मैं x से ही सबको डिनोट कर रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना, है ना। इसको नहीं तो y ले लो। E1 को मैप करके x रैंडम वेरिएबल बनाया, E2 को मैप करके हमने y का रैंडम वेरिएबल बनाया, E3 को मैप करके हमने क्या z रैंडम वेरिएबल, नहीं तो कोई सब कहेंगे सब x ही है ना। तो एक z रैंडम वेरिएबल मिला, E3 एक्सपेरिमेंट था, उसके आउटकम्स को हमने मैप कर दिया रियल नंबर से, तो हमें एक रैंडम वेरिएबल मिला जो विच इज z एंड विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर। इसको हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे मुझे लिख दिया कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो बहुत सारी चीजें हैं मैं जो डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। सीडीएफ के केस में बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कंटिन्यूअस के केस में डायरेक्टली यूज हो सकते हैं। पीडीएफ के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो पीडीएफ किस नेचर का होगा, मैं क्या क्या चीजें डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता हूं। सीडीएफ किस नेचर का होगा, मैं क्या क्या चीजें डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, बहुत जरूरी चीज है ना। वर्ड कंटिन्यूअस लिखा है कि डिस्क्रीट लिखा है, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस का होता है। और ज्यादातर जो अच्छे क्वेश्चन आजकल आते हैं वो इसी कंटिन्यूअस वाले से आते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से। पीडीएफ इसका गिवन होता है, सीडीएफ भी कई बार जरूरत पड़ती है, और सीडीएफ मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। सीडीएफ को ही सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू होता है। सीडीएफ के बाद हम पीडीएफ पे आते हैं, पीएमएफ जनरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। सीडीएफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एकदम बेस है। वो अच्छा होगा तो किसी टफ क्वेश्चन में आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीडीएफ एनालिसिस करके बहुत सारी चीजें आप निकाल पाओगे, है ना। उसी के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप जब जैसे क्वेश्चन ज्यादा घुमा दिया जाता है, पीडीएफ के डायरेक्ट एनालिसिस आपने सीखी है तो आपका दिमाग घूम जाता है, करेंगे क्या समझ में ही नहीं आता, है ना। तो वो बेस है सीडीएफ, तो हम सीडीएफ के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है कि कंटिन्यूअस है, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल रिलेटिवली बहुत इजी है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, बट इसका सीडीएफ उडीएफ समझना इसका भी बहुत जरूरी है। इसका सीडीएफ किस नेचर का होता है, कैसे मैं सीडीएफ देख के किसी रैंडम वेरिएबल के बता सकता हूं कि ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है। ये आपको सारे छोटे छोटे जो की पॉइंट्स है पता होने चाहिए, और यही की पॉइंट आप नहीं पढ़ते हो, इसीलिए जब अच्छा क्वेश्चन आता है उसमें बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हिडन होती है। उन इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हो बिकॉज यू डोंट नो for what purpose this information is given, because you don't know about the information itself, कि वो इंफॉर्मेशन क्या होती है वो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे यूज करोगे। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें सारी हम उसको पढ़ने वाले हैं। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल मैंने बताया था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को प्रोसेस करके देखेंगे। जैसे मैं लूंगा एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल लूंगा कंटिन्यूअस डोमेन में, हाफ वेव रेक्टिफायर से प्रोसेस कर दूंगा, यू विल गेट अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। कैसे मिलेगा वो देखेंगे वहां पे, है ना। तो ये अलग से होता है, मेन यही दोनों है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। कैसे मिल रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस मैंने यहाँ बता दिया, कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस क्या होता है, और उन्हीं की मैपिंग करके हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये बेसिक्स हो गए। रैंडम वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज कंटिन्यूअस। सीधे नहीं कि मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बर्नौली रैंडम वेरिएबल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ये सीधे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक आध घंटे लेक्चर ज्यादा लग जाए, बट अगर यू मस्ट बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, देन नेक्स्ट जो चीजें आने वाली हैं वो बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से। एक कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लूंगा, उसके सीडीएफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके पीडीएफ को, उसके पीएमएफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, पीएमएफ क्या सिग्निफाई कर रहा है, उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जनरल डिफिनीशन क्या होती है, वो दोनों कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों के लिए एक साथ डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ना, उसके सीडीएफ और पीएमएफ की एनालिसिस करना,
और उसके बाद अगर टाइम मिला तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दो हमारे पास बार बार आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, एक बर्नौली रैंडम वेरिएबल और एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारे पास आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क्रीट से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा। सीडीएफ, आप बहुत सारे केसेस में सीडीएफ की प्रॉपर्टीज रट्टा मार लेते हो, उसको हम करके देखेंगे वो प्रॉपर्टीज कैसे आ रही हैं, उसको आप दिमाग में इजीली बैठा लोगे, वो कैसे डिराइव हो रही हैं, वो क्या सिग्निफाई कर रही हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखो, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए कि डिस्क्रीट, अब आपसे अगर यही पूछ लिया गया आपके इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे क्या होता है, कंटीन्यूअस का क्या मतलब है, डिस्क्रीट रैंडम का क्या मतलब है, वेरिएबल का क्या मतलब है, आप उस सब चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। और रैंडम हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सोर्सेज होते हैं वो रैंडम इन नेचर होते हैं। हमारी जो नॉइज आती है सिस्टम, जब हम जिस चैनल से भेजते हैं, नॉइज कितनी ऐड होगी हमें नहीं पता है, बस हमें नेचर पता है कि नॉइज ऐसी ऐसी हो सकती है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं। तो वहां भी वो चीज कैसे नेचर की है, रैंडम नेचर की, जो नॉइज आपके ऐड होती है, तो उसकी भी रैंडम एनालिसिस हमें करनी पड़ती है। इसीलिए हमें रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, ये सारी चीजें मैथमेटिकल मॉडल्स हमने डेवलप किए टू स्टडी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब कि हम उसको एनालाइज कर पाएं, हम उसको क्वांटिफाई कर पाएं, हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएं क्या है कैसे है, ताकि हम अपने सिस्टम को अकॉर्डिंगली डिजाइन कर पाएं विद द मिनिमम एरर, विद द मिनिमम नॉइज एंड टू जनरेट द बेस्ट आउटपुट पॉसिबल। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।